गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ पूनम। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम टॉपिक्स करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, सेल थ्योरी, फंक्शनल रीजन्स ऑफ द सेल एंड टाइप ऑफ द सेल। ओके बेटा, तो ये 4 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी डेफिनेशन पे। ठीक है। सब बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट क्यों क्यों बोलते हैं सेल को इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ? क्योंकि बेटा जो एक सेल होता है ना, वो एक कंप्लीट यूनिट की तरह काम करता है। मीन्स सेल जो है वो अकेला सरवाइव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सेल में वो सारी ऑर्गेनेलीज, वो सारे वो सारा सिस्टम या फिर सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक सेल जो है वो परफॉर्म कर सकता है, जो एक सर्वाइवल के लिए, जो एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दे के मैं समझाऊं तो जैसे अमीबा होता है, ठीक है, वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मींस वो सिंगल सेल से बना हुआ है बेटा। और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़, अपना इंजेशन, डाइजेशन, अपना रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट सभी प्रोसेसेस जो है बेटा, वो अपनी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो शो करता है और सर्वाइव करता है। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही एक सेल जो है एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है, इसलिए सेल को जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है। और इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। एंड परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हम डिस्कवरी पे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की बेटा? तो सबसे पहले आते हैं डेड सेल। सबसे पहले बेटा सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट हमेशा जो है रॉबर्ट हुक को ही जाएगा। अगर सेल लिखा हो, डेड सेल लिखा हो, उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन ना हो, तो आप जो है रॉबर्ट हुक को ही इसका क्रेडिट देंगे, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था इन 1665 में। ठीक है बेटा। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था? ऑब्जर्व किया था थिन सेक्शंस ऑफ द प्लांट कॉर्क सेल। ठीक है। उन्होंने थिन थिन स्लाइसिस, पतले पतले स्लाइसिस काटे कॉर्क सेल के, और उनको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उनको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा? उन्होंने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। एक हनी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किए। ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये सारा जो डिटेल है, डिटेल्ड स्टडी जो है, अपनी एक बुक जो है उनकी माइक्रोग्राफिया करके एक बुक है लिखी उन्होंने, उसमें जो है उन्होंने मेंशन किया। ठीक है बेटा। ये जो है उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है बेटा कि सेल किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में दिया? 1665 में, याद रखना है। ठीक है। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। अब हम आते हैं लिविंग सेल पे। लिविंग सेल किसने दिया? लिविंग सेल दिया बेटा एंटन वॉन लिविनहॉक ने। ठीक है। इन 1674 में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर, टाटर ऑफ टीथ। टाटर ऑफ टीथ मीन्स बेटा जो दांत के ऊपर ऊपरी सतह पर जो है वो मैल जमा होती है, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। ठीक है। इराथ्रोसाइट ऑफ ए फिश, स्पर्म एंड प्रोटोजोन्स, इन सब में उन्होंने ऑब्जर्व किया। और क्योंकि आपको पता है कि ये सब लिविंग चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने इस तरह से एक लिविंग सेल की जो है उन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही ये सब कुछ ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो सेकंड हो गया लिविंग सेल, हो गया एंटन वॉन लिविनहॉक ने, लिविनहॉक ने डिस्कवरी की। एंड डेड सेल दिया या सेल दिया, फर्स्ट सेल दिया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट बारी आती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस किसने दिया? ठीक है। न्यूक्लियस जो था वो दिया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। ये याद रखना है आपने, इन 1831 में। ठीक है। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया रूट सेल ऑफ ऑर्किड्स। ठीक है।
आप न्यूक्लियस किसने दिया ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं बेटा, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपने ये याद करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम उस पे आते हैं, सेल थ्योरी पे आते हैं बेटा। ठीक है, तो सेल थ्योरी की बात अगर हम करें तो दो साइंटिस्ट बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए, स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, ठीक है, इसमें सी एच जो है दोनों में ये साइलेंट है। ठीक है, इनके नाम है स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दी बेटा 1839 में। ठीक है, एंड अब हम इनकी पोस्टुलेट्स की बात करें अगर हम, तो स्लीडन एंड स्वान ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लीडन ने बेटा, उन्होंने वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मीन्स वो रिसर्च करते थे प्लांट सेल पे, उनकी सारी स्टडी थी वो प्लांट सेल पे थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सभी प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने होते हैं, और आगे जाकर वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, और सेल की बाहर आउटर लेयर थिक होती है, और वो सेल वॉल कंटेन करती है। उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए बेटा, तो ऐसा ही उनके पोस्टुलेट्स में लिखा गया है, ऑल प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ द सेल एंड फॉर्म टिश्यू एंड दे ऑलवेज कंटेन सेल वॉल। ठीक है बेटा, अब आगे बात आ गई, ये इन्होंने पब्लिश कर दिया 1838 में। ठीक है, 1838 में ये दो चीज़ें उन्होंने अपनी रिसर्च में लिख दी। अब बारी आ गई थियोडोर स्वान की। ठीक है, वो एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो उनकी स्टडी तो थी एनिमल्स पे स्टडी थी उनकी। ठीक है, तो उन्होंने एनिमल सेल को ही देखा, उन्होंने एनिमल सेल्स को ही ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स ऑब्जर्व किए, और उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि एनिमल सेल जो हैं वो भी सेल से बने होते हैं, एंड लेकिन उनकी आउटर लेयर जो है वो थिक नहीं होती, वो थिन होती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। एंड एनिमल सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नो सेल वॉल एज फाउंड इन द प्लांट सेल। जैसी प्लांट सेल में होती है, जैसी प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, वैसा नहीं होता। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो कंपैरेटिवली आपको समझ आ गई। ठीक है, इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स में। तो फिर ऐसा क्या, क्योंकि स्वान की स्टडी जो थी वो 39 में हुई थी, तो उन्होंने दोनों ऑब्जर्वेशंस जो थी वो स्टडी कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्लीडन की भी कर रखी थी अपने, तो उन्होंने वो कर ही रहे थे। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी which states that कि body of both animals and plants are formed of cell and cellular product, कि वो दोनों की बॉडी जो है सेल से बनी ही होती है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दोनों में, और उनके सेलुलर प्रोडक्ट से वो बनी होती है। ठीक है, तो फिर बाद में बेटा जब ये दोनों ने कंक्लूड कर दिया अपनी अपनी स्टेटमेंट्स, तो एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स निकल के आए सेल थ्योरी के। ठीक है, 1839 में। इसलिए सेल थ्योरी कभी भी आए आपको कि कब डिस्कवर हुई, तो वो 39 में ही डिस्कवर मानी जाएगी। ठीक है, मानी क्या जाएगी, वो 1839 ही लिखना है आपको, यही इसकी डेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हो गया कि दोनों क्या है, सेल से बने हुए हैं, तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म कर दिया इसको। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं। फिर उन्होंने लिख दिया कि सेल जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल भी कंटेन करते हैं बेटा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, कि जो भी सेल्स हैं वो हेरिडिटरी मटेरियल उनके पास होता है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स, और वो ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डी नोवो। उन्होंने एक और अपनी जो थी वो पोस्टुलेट दिया कि जो न्यू सेल्स हैं, जो नए सेल्स हैं, वो फ्रेश बनते हैं, उनका जो पुराना सेल है उससे न्यू सेल का कोई लेना देना नहीं है। उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिख दिया। ठीक है, ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दिया। ठीक है, एंड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये पोस्टुलेट उनका ठीक था। ठीक है, कि सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये आपको पता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब उन्होंने पोस्टुलेट दे दिए, जब ये सारा उन्होंने डिस्कवरी कर दी, तो उसके बाद उनकी स्टडी को कुछ सालों बाद जो है एक और साइंटिस्ट हुए, रुडोल्फ बर्चो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे वो बेटा। ठीक है, उन्होंने 1859 20 साल के बाद, 20 ईयर्स गैप के बाद, ठीक है, गैप हुआ, तो उसके बाद उन्होंने 1859 में बोला कि उन्होंने एक सेल थ्योरी, वो भी सेल्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज दी। ठीक है,
तो उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दी कि ओमनी सेल्ला ई सेलुला, ठीक है, अपनी लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि ओमनी सेल्ला ई सेलुला मीन्स कि न्यू सेल्स जो हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नॉट फ्रॉम डी नोवो, ठीक है, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया नॉट फ्रॉम डी नोवो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नए सेल जो हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है बेटा कि जो सेल है, जब पुराना सेल होता है वो मियोसिस या माइटोसिस करता है तभी नया सेल बनता है, ठीक है। तो पुराना सेल जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल को तभी डिवाइड करता है और जो है इस प्रोसेस के साथ डिवाइड करता है और तभी नए सेल बनते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेशली ऐसा नहीं है कि एक पुराना सेल पड़ा हुआ है उसके ऊपर दूसरा सेल ऐसे ही ऑटोमेटिकली नहीं बन जाता। तो ये स्टेटमेंट तो इनकी गलत थी, तो इसलिए जो थी वो इसको हाईलाइट किया गया, ठीक है, रुडोल्फ बर्चो के द्वारा, और इसको जो है सपोर्ट भी किया गया लुइस पास्चर के द्वारा इन 1862 में, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी इन्होंने प्रूव कर दी। और फिर आगे जब थी, फिर आगे सेल मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी दी गई, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड होगी ना, अब मॉडिफाई हो गई, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो थी उनकी रॉन्ग थी तो वो राइट हो गई, तो इसको मॉडिफाई करके लिख दिया गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ द सेल, तो सेल से तो बने होते हैं, ठीक है, एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये भी इनका ठीक है, एंड ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ये तीनों पॉस्टुलेट हो गए। तो ऐसे आपकी बेटा सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई, ठीक है। ऐसे ऐसे तीन साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट हैं उनका रोल ऐसे ऐसे पूरा हुआ सेल थ्योरी के डिस्कवरी में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो हमें सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या रीजन्स हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि दो टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, सियानोबैक्टीरिया आते हैं, कुछ और जो हैं वो कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल आते हैं बेटा, उसमें प्लांट सेल्स आते हैं, एनिमल सेल्स आते हैं, जिनमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना बेटा, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है विद मेम्ब्रेन, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको इसमें मिल जा रहा है, ठीक है, वो यूकैरियोट्स हैं। और जिनमें जैसे ये देखो ऊन के धागे की तरह डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनको प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के जो है वो दोनों टाइप के सेल्स को जो है वो इमेज आपको क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, ये बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर कितनी बताई हुई हैं, 3 लेयर बताई हुई हैं बेटा इसकी। तो ये इसका कैप्सूल है, हार्ड मटेरियल का बना हुआ कैप्सूल है, दूसरी इसकी सेल वॉल है, दूसरी इसकी सेल वॉल है, ये इसका कैप्सूल है बेटा, ये सेल वॉल, ये ना ये ऊपर वाला ये कैप्सूल शो कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बेटा, अब बैक्टीरिया कहीं भी बहुत हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये बहुत गर्म इन्वायरमेंट में भी रह सकता है, ठंडे में भी, आइसबर्ज में भी रह सकता है, बिलो आइसबर्ज मतलब इसमें बर्फ़ की उसमें रह सकता है, ये हमारे गट में भी होता है, तो इस डी कंडीशंस को भी वहाँ पे वो देखता है। तो ये इसकी जो है वो कवरिंग ही ऐसी होती है कि इसको असर नहीं होता किसी चीज़ का। तो कैप्सूल है, दूसरा इसका सेल वॉल है, और तीसरा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है और तीसरी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और बेटा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें मेन जो है वो एक सेल वॉल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी एक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये ही होता है इसमें मेन, और राइबोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये जो रेड रेड कलर के हैं ना बेटा, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम ही मेन ऑर्गेनली जो है वो इसमें होती है, बाकी अदरवाइज जो है इसके पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं होती है, ठीक है। इसमें बेल वो जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स जैसे कवर मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड कोई भी ऑर्गेनलीज में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक प्लाज्मिड होता है बेटा, प्लाज्मिड डीएनए होता है, ठीक है। ये जो है वो इसको जो है, अब बैक्टीरिया जो है वो बीमारियां कॉज करता है कुछ भी, ये ना ये डीएनए उसमें भी यूज होता है,
जब भी हम किसी का कोई जीन जो है हमने ट्रांसफ़र करनी है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इसके लिए जो है वो प्लाज्मिड्स जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है, जैसे व्हीकल की तरह काम करता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर हमने जीन डालनी हो तो उसके लिए काम करता है, तो उसमें प्लाज्मिड डीएनए काम करता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी संरचना है। ठीक है, ये फ्लाजेला है, फ्लाजेला और पिलाई जो हैं वो भी इसके मेन करेक्टर हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बेटा। यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है यूकैरियोटिक सेल्स की। ठीक है, अब बारी आती है बेटा यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये भी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ जो हैं वो यूकैरियोटिक के मेंबर्स हैं। यूकैरियोटिक मीन्स जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो आपको दिख रहा है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दोनों में है। ठीक है, तो उनके कॉमन फीचर्स हम देख लेते हैं। कॉमनली जो है न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ बेटा हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अटैच्ड मिलेगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स भी होते हैं, उनको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ऑर्गेनेलिस अगर देख लें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स जो दोनों में प्रेजेंट है। और यहाँ पे बेटा जो डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल में, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो हरा पिगमेंट होता है प्लांट्स का, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसको अपना खाना बनाना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, जो एनिमल सेल को नीड नहीं है तो उसके पास नहीं होती। ठीक है, और एक वैक्यूल भी एनिमल सेल के पास नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो है, और अगर एनिमल सेल की बात करें तो इसके पास जो है वो सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड लाइजोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है ना लाइजोसोम्स, लेकिन प्लांट सेल में जो है ना लाइजोसोम होगा ना ही सेंट्रियोल होगा। ठीक है, ये एनिमल सेल का करेक्टर है, एनिमल सेल का करेक्टर है, और ये वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सेल का तो आपको पता चल गया दोनों का। ठीक है, तो हम 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ द सेल बोलते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दी। ठीक है, वैसे सेल वॉल भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट सेल का पार्ट है, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि देयर इज रिजिड नॉन लिविंग होती है बेटा सेल वॉल हमेशा। नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव लेयर कॉल्ड द सेल वॉल, ये होती है प्लांट सेल में। ठीक है, अभी हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो कॉमन टू बोथ, जो एनिमल सेल में भी है प्लांट सेल में भी है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो इसके 3 फंक्शनल रीजन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बेटा ये है, ये जो क्लियर आपको हरा हरा दिख रहा है ना ऑर्गेनेल्स के नीचे सोल्यूशन, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट है, थिन है, प्रोटेक्टिव है। ठीक है, प्रोटेक्टिव तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपेरेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, इलास्टिक है, रीजनरेटिव है, मतलब इसको अगर कुछ हार्म हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो ये रीजनरेट कर लेगी, अपने आप को दोबारा जो है वो ग्रो कर लेगी। ठीक है, एंड सेमी परमिएबल मीन्स कुछ कंपोनेंट्स को अपने अंदर जो है आने देगी, कुछ के लिए ये बैरियर की तरह काम करेगी। ठीक है, एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब कुछ को आने देगी कुछ को नहीं आने देगी, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो करेगी ही। ठीक है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है बेटा, जैसे ये साइटोप्लाज्म है एंड ये एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा कुछ भी, तो उसको जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ से अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द, यहाँ से अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल में हेल्प करेगी। एंड प्लांट सेल में आपको पता है कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो इन्होंने ये ऐसे लिख दिया हुआ है। एंड साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म का आपको पता ही है, एक क्लियर, एक अमॉर्फस एंड होमोजीनियस कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस, एक ग्राउंड सब्सटेंस है बेटा, हर पूरी सभी ऑर्गेनेलिज के लिए ग्राउंड सब्सटेंस जो है जो सेल में प्रेजेंट होता है, ये होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो आपको अंदर जो है वो क्लियर एक ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में।
याद रखना है बेटा। एंड ये क्या है, सीट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक मीन्स यहाँ पे जो है वो हर ऑर्गेनली प्रेजेंट है बेटा, तो वो बायोसिंथेसिस भी करेगी, कैटाबोलिक एक्टिविटीज़ भी करेगी, तो सभी पाथवे जो हैं सेल में जो है होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सीट है इन सब की, सीट मतलब इस पे जो है ये सभी को जो है वो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म की, हर एक्टिविटी जो है प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैटाबोलिक पाथवे जो हैं वो यहाँ पे अपना काम करते हैं, ठीक है। सेल रेस्पिरेशन होगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। इट हैज़ लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, इसके पास जो है वो लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। आपको याद, आपको पता ही है साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है, सभी ऑर्गेनल्स के नाम लिख देने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम, सेंट्रियोल, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, ये कॉमन है, तो सभी लिख देनी जितनी भी आपको मतलब पता ही है। एक सेल का आपको डायग्राम सीखना भी है, बनाना भी है और याद रखनी है। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो है वैक्यूल्स, ये किसका एग्जांपल बोला था मैंने, प्लांट सेल का, तो ये भी प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस की हम बात करें, न्यूक्लियस तो आपका डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस पे हम आते हैं बेटा, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगी होती हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऊपर जो है वो जीन्स का सेगमेंट्स होते हैं, और जीन्स जो होती हैं वो डीएनए से बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। एंड इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, ठीक है बेटा। डीएनए जो है बेटा, हमारे जीन्स जो हैं वो हमारी हर सेलुलर एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट एंड कंट्रोल करती हैं, इसलिए न्यूक्लियस का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड इसको जो है वो डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हम आते हैं टाइप्स ऑफ द सेल पे, ठीक है। ये है बेटा टाइप्स ऑफ द सेल, कितने टाइप्स के सेल हैं, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर कि ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। दो टाइप के सेल हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसे चलो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम इनके डिफरेंस से समझते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या है बेटा, प्रो मीन्स पहले, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होने से पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है या सेल्स जो हैं वो, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है बेटा, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है बेटा वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब उसमें जो है जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो नेक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, वो कंपोनेंट्स जो हैं उसके वो सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नहीं है। और न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। जैसे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियलाई प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस है ना बेटा, तो इसकी जो है वो न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। ये न्यूक्लियोलस है बीच में, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियोलस है, जैसे ये न्यूक्लियोलस है बेटा, ये बीच में वाइट पोर्शन जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये जो है ना क्लियर सब्सटेंस, ये जो पीला पीला, ठीक है, ये जो क्लियर सब्सटेंस इस गोले के बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है ना यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना बेटा, ये आपको ऊपर ये जो बैक्टीरियल सेल दिख रहा है आपको, इसमें देखो नेक्ड फॉर्म में पड़ा है ना डीएनए, कोई मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें ये वेल डिफ्रेंशिएटेड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है, तो ये नेक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना बेटा, उसकी साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितना गुना, 10 गुना ज़्यादा साइज है बेटा इसका, ठीक है, 10 गुना इससे बड़ा है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलिज मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सेल ऑर्गेनेली अगर प्रेजेंट है तो विदाउट मेम्ब्रेन होगी। तो कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है इसमें,
प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स जो हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम्स भी नेक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो हैं विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो सेल और यूकैरियोटिक की बात करें तो सेल ऑर्गेनली हमेशा जो हैं विद मेम्ब्रेन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 3 डिफरेंस हो गए, ठीक है। चौथे डिफरेंस पे अगर हम आए तो इसमें बताया गया है कि ओनली 70S टाइप राइबोसोम्स जो हैं वो आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम आपको दिखाई गए थे ना बेटा साइटोप्लाज्म में, ये देखो ये बैक्टीरियल सेल का केस है ना, ये वाला। तो इसमें जो राइबोसोम्स बताए गए हैं ना बेटा, ये राइबोसोम्स हैं, तो ये जो है वो साइटोप्लाज्म में है, ठीक है ना। ये दिख रहे हैं ना आपको साइटोप्लाज्म में, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कहीं भी ये अटैच्ड नहीं है, जैसे इसके साथ अटैच नहीं है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं है, फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं, तो यही ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये है जैसे ओनली 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और फाउंड इन फ्री फॉर्म। एंड और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें दोनों टाइप के राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट हैं। और 80S राइबोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, वो फ्री फॉर्म में मिलेंगे आपको, और फ्री फॉर्म में, और ये बाउंड भी मिलेंगे। फ्री फॉर्म में मिलेंगे ये साइटोप्लाज्म में, और बॉन्ड मिलेंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म में भी। और लेकिन आपको जो 70S टाइप राइबोसोम है, ठीक है, वो आपको सिर्फ 2 ऑर्गेनेलिज्म में मिलेगा। 70S वो मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये बाउंड ही मिलेगा, ये ओपनली प्रेजेंट नहीं होगा बेटा, ये जो है आपको बाउंड फॉर्म में मिलेगा, और 2 ऑर्गेनेल्स के साथ मिलेगा क्लोरोप्लास्ट एंड, और आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके आगे है सेंट्रियोल। तो आपको बताया था मैंने कि सेंट्रियोल जो है किसका एग्जाम्पल है, एनिमल सेल का, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन जो है सिर्फ एनिमल सेल में होती है, ठीक है बेटा। तो सेंट्रियोल जो है वो अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और प्लाज्मिड्स एंड पिलाई आपको बताया गया था, ये प्लाज्मिड्स है ना, एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड DNA, और पिलाई, ठीक है। पिलाई के हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन की जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फ्लाजेला पिलाई वगैरह। तो ये जो है वो प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये अब्सेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में आपको प्लाज्मिड DNA भी नहीं मिलेगा, और आपको पिलाई वगैरह भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आगे जो है वो माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, लेकिन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीजन के दौरान जो है वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में होगी, मतलब यूकैरियोटिक सेल में होगी, ठीक है। और देयर इज नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है बेटा, तो वो एक टाइप की वेवी मूवमेंट होती है, वेवी जैसे लहरों की तरह मूवमेंट होगी, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में नहीं होती है, ठीक है। आपको याद रखने हैं 5-6-7 डिफरेंसेस, तो आपको याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। और इसमें जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स पे आए अगर हम, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है, सियानोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं बेटा, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल जो है वो उसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और इनको तो मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बोल दिया, एक बैक्टीरिया और एक प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके तो मैंने इमेजेस भी आपको दिखाई और डिस्क्राइब की हैं, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पे हम अपने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जो हमने पढ़ने थे और जो डिस्कस करने थे, लेकिन कुछ मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं सेल के बारे में, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, MCQs बन जाते हैं, ठीक है। अब आप बताइए स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, ठीक है। तो बेटा स्मॉलेस्ट सेल है हमारा PPLO, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, इसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और लार्जेस्ट एनिमल सेल तो वो है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग है बेटा लार्जेस्ट एनिमल सेल, और साइज है इसका 170 × 135 mm, ठीक है।
प्लांट सेल की बात करें तो उसमें लार्जेस्ट सेल है एसिटाबिलो, ठीक है, 6 to 10 सेंटीमीटर है, ग्रीन एलगी है एक, ठीक है, याद रखना है। और नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट साइज सेल है इन ह्यूमन बॉडी। हमारी नर्व सेल जो है ना बेटा, वो बहुत लंबे, बहुत लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, 1 मीटर इसकी साइज हो सकता है, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उनमें से ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर, और ह्यूमन आरबीसी का है 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। और आपको हमारा टॉपिक आज समझ आया। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, सेल थ्योरी हो गई, फंक्शनल रीजन्स हो गए, और टाइप ऑफ द सेल, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको पता है सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल है। डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, लिविंग सेल की एंटन वॉन लीवनहॉक ने की थी, और न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। और सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, स्लीडन एंड स्वान, और कितने में दी थी, 1839 में, ठीक है। पोस्टुलेट्स हमने अच्छे से इनके पढ़ लिए, ठीक है। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला था, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। फिर ये हमारे दोनों सेल्स जो हैं वो एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल जो है, मैंने ये डिटेल में हो गए, ठीक है। रीजन्स भी हो गए, 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ द सेल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड देन इनका डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। और ये हो गए हमारे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द सेल। थैंक यू बेटा, ओके।